नमस्कार, मैं रोहित कुमार। देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या लोकसभा में कहते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं है, केवल राहुल गांधी बेरोजगार हैं। जबकि अभी हाल में CMIE की रिपोर्ट कहती है कि देश में 3 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी हाल में हमने बिहार में एक आंदोलन देखा। जब रेलवे में नौकरी निकली ग्रुप डी के लिए 1 लाख पोस्टों पर, तो 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आ गए। देश में बेरोजगारी पर और छात्रों के तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करने के लिए अनुपम जी के साथ आए हैं। अनुपम जी, आप पिछले कुछ समय से एक हल्ला बोल नाम से संगठन चला रहे हैं, देश में छात्र आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम अनुपम जी के साथ हैं बैक कैंपस न्यूज़ पर। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप मुझे बताइए कि देश में जो छात्र आंदोलन चल रहे हैं, आप उनको लीड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 5 राज्यों में चुनाव है, इन पे कुछ असर आएगा? मुझे तो लगता है कि असर आएगा, और उसका चुनावी परिणाम पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, सरकारें बदल जाती हैं, नहीं बदल जाती हैं, सरकार में कौन आता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बड़े स्तर पे बेरोज़गारी को लेकर ख़ास करके युवाओं में तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो बिल्कुल एक बेरोज़गारी का अंडर करंट चल रहा है। अब वो कितना कन्वर्ट होता है, उससे सरकारें कितनी बदलती हैं, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि भाई वो गुस्सा उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया क्या युवाओं का, जितने में वो एक को वोट ना देके दूसरे को बेहतर समझने लग जाए। लेकिन इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त हमारे देश के युवाओं में बेरोज़गारी को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष और आक्रोश है। और बेरोज़गारी की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके पर्याप्त आंकड़े हैं, उसकी रियल लाइफ स्टोरीज़ है, उसका हमको सड़कों पर मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, तरह तरह के प्रदर्शन विरोध दिख रहे हैं। तो बेरोज़गारी बहुत गंभीर समस्या है, बिल्कुल एक नेशनल कैलेमिटी की तरह है इस समय। और सरकारों को, अगर सरकार संवेदनशील होती तो इस इशू को एक्नॉलेज करके एड्रेस करती, पहले तो एक्नॉलेज करती फिर एड्रेस करती। लेकिन दिक्कत यह है, जैसा आपने शुरुआत में कहा, आपने रूलिंग पार्टी के MP का रेफरेंस देके कि वो कहते हैं कि बेरोज़गारी है, तेजस्वी सूर्या लोकसभा में बोलते हैं। तो ये हालत है इस सरकार की कि मानते ही नहीं है कि बेरोज़गारी है। बात है कि कोई समस्या है और उसका समाधान तो आप तब निकाल पाएंगे ना जब आप मानेंगे कि यहाँ कोई समस्या है। बिल्कुल, अगर आप मानेंगे ही नहीं तो फिर तो समाधान तो सेकेंडरी है। रियल प्रॉब्लम ही यही है इस सरकार के साथ कि ये मानते ही नहीं है कि कोई समस्या है, कोई संकट है, और ना मानने के कारण वो समस्या जो है वो और बड़े संकट का रूप लेता जा रहा है। आने वाले समय में ये देश के लिए ही नहीं, इस सरकार के लिए भी ये मुद्दा है जो इनके लिए गले की फांस बनने वाला है। ये एक सीमा है जहाँ तक ये बेरोज़गारी जैसी समस्या को ना माने, मतलब कि कई मुद्दों को ये नहीं मानते हैं कि कोई हमारी सीमा में घुसा या नहीं घुसा, इसमें भी कह देते हैं कि हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन भाई जो आदमी बेरोज़गार है वो कैसे मान ले कि उसको नौकरी मिली हुई है? बिल्कुल, सरकार के झूठ से। बेरोज़गार को तो पता है कि वो बेरोज़गार है, तो ये एक लिमिट है जहाँ तक ये झूठ चल सकता है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं इस वक्त देश भर में, विशेष तौर पे हिंदी पट्टी के इन सभी राज्यों में युवा सड़क पर उतर रहा है और नेताओं से सवाल कर रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में भी जो सबसे ज़्यादा जो रैलियां हो रही हैं नेताओं की, सेना में भर्ती नहीं हो रही है तो लोग रक्षा मंत्री की रैली में पहुंच के सवाल करने लग जाते हैं। बिल्कुल, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है तो मुख्यमंत्री से पूछने लग जाते हैं सामने जाके। और जितने ये वायरल वीडियोस हो रहे हैं कि नेताजी को घेर लिया गया, नेताजी से सवाल पूछा गया, ये सब कौन है? ये सब बेरोज़गार युवा हैं, बिल्कुल, जो छला हुआ महसूस कर रहे हैं, जो चीटेड फील कर रहे हैं और नेताओं से सवाल कर रहे हैं। अभी भी इन सवालों का एड्रेस नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस देश में बहुत बड़ा युवा आंदोलन होगा इस सवाल पे। एक चीज़ है अनुपम जी, अक्सर कहा जाता है कि देश में जो निजीकरण है और सरकारी नौकरी की, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और एक तरफ निजीकरण बढ़ता जा रहा है। हाल में LIC या BPCL देखा हमने, और अभी एक करंट का इशू है कि एयर इंडिया जो हमारे पास एक एयरलाइन थी उसको भी हमने प्राइवेट कर दिया। और जो यूक्रेन का विवाद चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, जो देश के हमारे कुछ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं
हैं, एक न्यूज रिपोर्ट छपी अभी कि 26,000 का टिकट लगभग 80,000 में हो गया। आपको क्या मानना है आपका इस पर? आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये वाकई निजीकरण और जो इससे नौकरियां कम होती हैं और देश में एक अलग समस्या बनती है छात्रों के लिए? ये तो सही बात है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल, ये तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं तो बहुत लिमिटेड बात कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसको तो आप समयबद्ध ढंग से और निष्पक्ष ढंग से दे दो। बिल्कुल, लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियाँ हैं, एक सवाल तो ये। दूसरा, ये जो निजीकरण वाला सवाल है आपका, देखिए है क्या कि कईयों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है। हाँ, मतलब इसमें सरकार का क्या फ़ायदा? तो कारण ये है कि देखिए, नौकरी नहीं देना या बेरोज़गारी का बढ़ना जो है वो कोई और समस्या है जिसका साइड इफ़ेक्ट है। सरकार जानबूझ के बेरोजगारी नहीं बढ़ा रही है या जानबूझ के सरकारी नौकरियां नहीं देंगी, ऐसा क्यों करेगी कोई भी सरकार? इतना अनपॉपुलर काम जानबूझ के महंगाई क्यों बढ़ाएगी कोई सरकार? सरकार करती कुछ और है, उसका साइड इफेक्ट है जो ये सब है। जैसे कि इस सरकार की नीति है कि जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं, जो राष्ट्रीय उपक्रम है, उनको बेच दिया जाए। सिर्फ बेचा नहीं जाए, किन लोगों को बेचा जाए इसको लेकर भी सरकार की एक क्लैरिटी है। इनके कुछ चुनिंदा 2-4 मित्र हैं जिनको बेचा जाए, उन्हीं को क्यों बेचा जाए, ये भी सवाल आना चाहिए आपके मन में। वही लोग हैं जिनका पैसा इनके इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है, वही लोग हैं जो आज देश की मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की मदद से ये सरकार अपना झूठ घर घर तक, गांव-गांव तक पहुंचाती है। मतलब हम लोग अपनी सच को नहीं पहुंचा पाते लोगों तक, हमारा सच हमारे ही बीच में घूमता रह जाता है और इस सरकार का जो झूठ है वो गांव-गांव तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? पूरी मीडिया मशीनरी पे कंट्रोल है। मीडिया मशीनरी पे और अलग अलग माध्यमों पे किनके जरिए कंट्रोल है? वो कुछ चंद पूंजीपतियों के जरिए कंट्रोल है। और इसी कारण से, क्योंकि उनको फ़ायदा पहुंचाना है, तो जो हमारे राष्ट्रीय उपक्रम है जो प्रॉफिट मेकिंग है, उनको बेचा जा रहा है। अरे भाई, प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स को बेचने का क्या तर्क है? बिल्कुल। मान लेते हैं आप कहते हैं कि हम मोनेटाइज करना चाहते हैं कुछ, कोई आपका एसेट है जो जिससे आप एसेट जनरेशन नहीं कर सकते, जिससे आप प्रॉफिट नहीं, जो आप नुकसान में है, बिल्कुल, जो घाटे में है, जिसके घाटे का वहन सरकार कर रही है या आम जनता कर रही है, और सरकार उसको चला पाने में सक्षम नहीं है और वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का नहीं है। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, इसका निजीकरण कर दिया। बिल्कुल। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स, वो चाहे बैंक हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, इनको बेचने का क्या मतलब? कोयले को, टेलीकॉम को, ये सब प्रॉफिट मेकिंग है। बिल्कुल। ये कुछ लोग क्यों फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है कुछ लोगों को देश में, और इस तरह फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है कि ऐसे समय में जब पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, देश में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ जाती है, जीडीपी एक क्वार्टर में -23% तक चला जाता है, तो उसी अर्थव्यवस्था में रह रहे अंबानी और अडानी की जो संपत्ति है वो ऊपर चली जाती है। वो तो इसी सिस्टम में है। बाकी सारे लोग गरीब हो रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो नौकरी कर रहे थे उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। लेकिन एक आदमी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमा लेता है उसी समय में, वो इसी अर्थव्यवस्था में है। ऐसा क्या हो रहा है? हो यही रहा है कि जहाँ जहाँ मुनाफा है उन सबको केंद्रीकृत किया जा रहा है, उनको कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है प्रॉफिट को चंद हाथों में, और जहाँ जहाँ नुकसान है, जहाँ जहाँ घाटा है, उसको सरकार बचाती है। मतलब उसका वहन आप और हम करते हैं, तो फिर महंगाई बढ़ती है। तो इसीलिए बेरोजगारी, महंगाई जो है वो तो साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट किस चीज़ का है? इस सरकार की राजनीति और नीति का साइड इफेक्ट है। असल समस्या जो है उस सरकार की पॉलिटिक्स और पॉलिसी से है, बाकी चीज़ें तो उसका फॉल आउट है। अनुपम जी, बातचीत मैं नौकरी और बेरोजगारी पे कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जब आप ये कहते हैं कि ये बेरोजगारी जो है ये एक साइड इफ़ेक्ट है, आप सरकार की पॉलिसी की तरफ ध्यान देते हैं, और एक बात आप कहते हैं थोड़ा सा कि ये 2-4 लोगों की तरफ ही पूरा फोकस रहता है बेचने का, ठीक है। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि युवा हल्ला बोल जो एक मंच है, ये क्या किसी तरीके से प्रेरित है कोई राजनीतिक रूप से, या ये प्योर छात्रों का आंदोलन है, या ये आंदोलन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, युवा हल्ला बोल आज के समय में जो देश की सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी, सिर्फ युवाओं की नहीं, देश की सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल। क्योंकि जो युवाओं का जो भविष्य है, सामूहिक भविष्य, वही देश का भविष्य है। अगर बेरोजगारी इतनी व्यापक स्तर पर रहेगी तो बहुत अराजकता फैलेगी, समाज के हर वर्ग पे इसका असर पड़ेगा, हर तरह से कुप्रभाव पड़ेगा।
तो इस सबसे गंभीर समस्या पे चल रहा देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। हम लोग इस वक्त पढ़ाई, कमाई, दवाई के नारे के साथ जो असल मुद्दे हैं इस देश के, उन मुद्दों पर लगातार पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि राजनीति से प्रेरित होने का, देखिए हमारा किसी भी राजनीतिक दल से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जहाँ पे मान लीजिए नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उदाहरण के लिए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, बिल्कुल वहाँ हमारे साथी मजबूती से राजस्थान के मुद्दों को उठाते हैं। झारखंड में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, झारखंड में हमारे साथी झारखंड के जेटेट 2016 के मुद्दे को मजबूती से उठाते हैं। सरकार जिसकी भी हो, जवाबदेही सरकार की होती है, जवाबदेही विपक्ष की नहीं होती है। बिल्कुल। और हमको लगता है कि आज देश जिस दिशा में जा रहा है उसके लिए इस वक्त जो केंद्र सरकार है वो सीधे तौर पे जिम्मेदार है। तो उन मुद्दों को हम मजबूती से उठाते हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से हर मायने में, मतलब कि हम पक्ष विपक्ष कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। पॉलिटिकल तो हम हैं ही। हम जो बात कह रहे हैं वो तो पॉलिटिकल बात है ना। आप सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके साथ अन्याय हो जाए कुछ, आपका बॉस आपके साथ अन्याय कर दे और आप ऑफिस के बाहर बैठ जाए कि नहीं, जब तक मेरी इस बात को नहीं माना जाएगा तब तक मैं अंदर काम पे नहीं आऊँगा, तो पॉलिटिक्स ही तो है। तो पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग सही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो जाति धर्म के मुद्दे पर नफरत फैलाकर राजनीति कर रही है, ये है जो कसूरवार है आज हमारे देश को इस दिशा में, इस नरक में ले जाने के लिए। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई के मुद्दों पर राजनीति करो आप। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या को एक्नॉलेज करो और उसको एड्रेस करो। ये है जिस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल ग्रुप तो हम हैं ही, हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। लेकिन हम कहीं से प्रेरित नहीं हैं। हमारा डिसीजन मेकिंग से लेके हमारा काम करने का तरीका पूरी तरह से स्वतंत्र है। और युवा तो देखिए स्वतंत्र ही रहता है। जो किसी पार्टी के यूथ विंग में घुस गया है वो क्या युवा रहेगा? वो तो अपनी पार्टी का मोबिलाइजर बन गया है पूरी तरह से। वो युवाओं की सोच कहाँ रहा है? बिल्कुल। वो तो पार्टी भीड़ इकट्ठा करने जो कहती है उस काम में लगा रहता है बस। वो तो युवा का रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। और दिक्कत एक ये है ना, देखिए समस्या बहुत बड़ी हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में ना हर चीज़ की पार्टी है। मतलब जाटों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, सबकी पार्टी है हमारे देश में। किसानों की भी पार्टी हुई है हमारे देश में। हमारे देश में युवाओं की आज तक कोई पार्टी नहीं हुई है। पार्टियों की यूथ विंग हुई है, यूथ की कोई पार्टी। बिल्कुल। इन पार्टियों ने यूथ के प्रॉब्लम्स को आउटसोर्स कर दिया है अपने यूथ विंग को। और यूथ विंग को काम दे दिया है कि तुम युवाओं को इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो। बस हर पार्टी के यूथ विंग का यही काम है कि जो पार्टी का जो एजेंडा है, और वो करेंगे भी क्या भाई, पार्टी के यूथ विंग है, उनका वही काम है, तो पार्टी ही है बेसिकली। तो यूथ विंग के नाम पे यूथ करना है बस। लेकिन युवाओं की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग हैं जो बिल्कुल शुद्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से देश के युवाओं की जो समस्या है, और सिर्फ युवाओं की नहीं, इस देश के जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ हैं, जिन इश्यूज़ पे काम करने से देश का भविष्य बनेगा, उन मुद्दों पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करना है। बिल्कुल। एक बात है जो हमेशा कह दी जाती है कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगभग आजकल देश की हर बड़ी यूनिवर्सिटियों में जहाँ पे भी कोई मुद्दा आता है, छात्र जब अपनी बात करते हैं तो ये साफ तौर पे कह दिया जाता है कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने अभी साफ तौर पे कहा कि छात्रों को राजनीति करनी चाहिए और खुलकर करनी चाहिए, अपने मुद्दे पर करनी चाहिए। अगर लेकिन वो अपनी पार्टी बनाए तो फिर वो अपनी पढ़ाई का एक जो बात है, इसको आप कैसे खारिज करेंगे? मतलब कि वो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। देखिए अगर छात्र और युवा राजनीति नहीं करेंगे तो नेताजी का बेटा राजनीति करेगा। बिल्कुल। आपको आज के समय में परिवारवाद से भी दिक्कत है, और आप कहेंगे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए। दोनों बातें एक साथ नहीं बोलना चाहिए। नहीं हो सकती। दोनों में से एक ही होगा। आप पॉलिटिक्स में नई लीडरशिप, नई एनर्जी कहाँ से लाएंगे अगर छात्र और युवा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? मुझे सवाल का जवाब कोई दे दे। अगर इस देश के आम छात्र, आम युवा राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति में आपको जो शिकायत होती है कि ये परिवारवाद है, मंत्री का बेटा, सांसद का बेटा, ये है वो भी, उससे भी आपको शिकायत है। तो आप फिर दोनों बातें एक साथ कैसे कर सकते हैं? कोई एक बात करिए। पहली बात तो या तो कहिए कि बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स में जो नई लीडरशिप जो है वो बिल्कुल उसी तरह से आना चाहिए। जो परिवार राजनीति में है, उन्हीं परिवारों के जो नए बच्चे आएंगे वही राजनीति में आए।
और फिर आप कहिए कि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगेगा आप ठीक बात कर रहे हैं। आपका एक स्टैंड है, आपको इस बात से भी दिक्कत है कि परिवारवाद हो जाता है, और आपको इससे भी दिक्कत है कि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स हो जाता है। कि भाई अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहिए, सोचने का तरीका क्लियर रखना चाहिए, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए लोगों को। पहली बात ये है। दूसरी बात देखिए, मेरा एक और बात मानना है कि शिक्षा पूरी नहीं होती है जब तक आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। बहुत हमने इतिहास जिन्होंने पढ़ा है ना, उन्होंने देख लिया है हिटलर के ज़माने में बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो क्या काम कर रहे थे, वो लोगों को मारने का काम कर रहे थे। क्योंकि आपके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी डिग्री से मतलब है, अगर सिर्फ किताब में जो लिखा है उसको रट के नंबर लाने से मतलब है, तो आपके ऊपर ऐसे लोग हुकूमत करेंगे जो आपको लगेगा कि वो आपके इतने सक्षम नहीं है। ये शिकायत भी आपको है कि आप काबिल हो कि आप जो है सो किसी एमएनसी में इंजीनियर बने हुए हैं, वो देखो अनपढ़ गवार है और वो मेरा नेता बना हुआ है। तो भाई आपको राजनीति भी नहीं करनी और उसको नेता भी नहीं बनना, देखो फिर दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी। तो मेरा तो मानना है कि देखिए एजुकेशन इनकम्प्लीट है अगर आपके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, राजनीतिक चेतना का निर्माण नहीं हुआ है। ये विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने यूथ में, अपने स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो एजुकेशन इनकम्प्लीट है। एक मुद्दा है जो अभी ज़्यादातर राज्य हैं, जैसे एमपी है और राजस्थान है, ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये आरक्षण को ऐसे कर रहे हैं कि जो छोटी नौकरियां हैं ये दूसरे राज्य के लोग वहाँ नौकरी आकर नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैसला है या एक थोड़ा सा इंडिया की डाइवर्सिटी? नहीं, देखिए ये मुझे लगता है ना कि ये ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके पास असल में कोई उम्मीद जगाने को लेकर किसी तरह की कोई योजना नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है। उनके पास अपना कोई विज़न होगा, पॉजिटिव विज़न, तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल। जिनके पास अपना विज़न नहीं होता है वो फिर क्या करते हैं, देश के ही लोगों को लड़ाते हैं। कभी महाराष्ट्र में लड़ाया जाएगा यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ मराठियों को, कभी किसी राज्य में लड़ाया जाएगा बाहरियों, अब भीतरी बाहरी किया जाएगा, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। कई तरीके हैं लड़ाने के। तो लड़ा के राजनीति ही तो करते आए हैं राजनीतिक दल और राजनेता, वही चल रहा है लगातार आज भी। तो ये समस्या है, मेरा तो ये मानना है। इसमें जिनके पास विजन नहीं वो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल। एक और एग्ज़ाम में या छात्रों की जो एक बड़ी समस्या है, जो एक साफ बात हो गई कि अब एग्ज़ाम, जैसे अभी हाल में आरआरबी एनटीपीसी का 2 चरणों में एग्ज़ाम कर दिया है, 2 चरणों में था ही मतलब, और जो इसका आरआरडी रेलवे ग्रुप डी वाला, इसके लिए बोल दिया गया था कि 2 चरणों में एग्ज़ाम होंगे। हालांकि अभी ये कैंसिल नोटिफिकेशन कर दिया इसका कैंसिल करने का। लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम है, पेपर लीक है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट। तो एक जो छात्रों में परसेप्शन बन गया नौकरी बिल्कुल ना देने का, कि कोई भर्ती 2019 की निकली हुई है, 2022 हो गया है, मिल नहीं रही है। क्या 3 साल जब कोई छात्र फार्म भरते, 3 साल में भी उसके अंदर इस कदर की राजनीतिक चेतना नहीं आती कि वो छात्र बिल्कुल नहीं उतरते? जब एक लंबा समय हो जाता है तभी वो जाके ग्राउंड पर उतरते हैं। एक मतलब थोड़े सा छात्रों में कमी दिखती है क्या? नहीं, छात्रों में ही नहीं, देखिए हमारे सोसाइटी में ही पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की कमी है और वो रिफ्लेक्ट करता है छात्रों में। और दूसरा कारण है कि क्योंकि हमारे देश में इस वक्त इंस्टीट्यूशंस को पर एक ढंग का कब्जा कर लिया गया है सरकार की तरफ से, वो चाहे मीडिया हो चाहे बाकी अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, तो उसके ज़रिए बहुत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है पब्लिक को अलग अलग तरीक़ों से, जाति धर्म के नाम पे, मुद्दों के नाम पे भी। और तो उसका नतीजा है कि सड़क पर जल्दी नहीं उतरते हैं। लेकिन मैं तो अब देख रहा हूँ कि अब तो बिल्कुल उतर रहे हैं। हम लोग तो लंबे समय से इसी पर काम ही कर रहे हैं। हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हर तरह के अन्याय के खिलाफ बोलिए, और सिर्फ उसी दिन मत बोलिए जिस दिन अपनी गर्दन पे तलवार लटके। दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है उसमें भी बोलना शुरू करिए, वरना जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन आप अकेले रहेंगे। यही होता है देश में हमारे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब तो भारत का युवा जो है वो उठ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है और धीरे धीरे इस सरकार को रीसेट कर देगा, इनके होश ठिकाने कर देगा। यूथ में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है। बाकी जितनी बातें होते रह जाए, इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ बस इकट्ठा हो जाए तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं और 50 तरह की समस्याओं को ठीक कर देगा एक झटके में। आप अभी जो है कि छात्र आंदोलन को लीड कर रहे हैं एक प्रकार से, क्या ये मान लिया जाए कि भविष्य में आप युवाओं को पूरी तरीके से राजनीति में लाने के लिए एक मंच बना सकते हैं या बन सकता है ये, ऐसा आपका कोई विचार
संभावना? नहीं, देखिए आज तो हम बहुत फोकस्ड हैं एक लिमिटेड टास्क पे। बिल्कुल। राजनीति को लेकर मेरी क्या समझ है वो मैंने आपको बताई थी। बिल्कुल। लेकिन हम कोई ऐसा मंच बनाएंगे कि भारत के युवाओं को राजनीति का मंच दिया जाए, वो आज मुझे नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसकी ज़रूरत होगी तो उस वक्त विचार किया जाएगा। मुझे लगता है आज वो ज़रूरत नहीं है। आज जो असल ज़रूरत है वो है कि हम देश के युवाओं को एकजुट करें इस बड़े आंदोलन के लिए, जो किसी राजनीतिक दल और इन सबसे ऊपर हो किसी भी तरह से। तो हम उन सीमाओं को बांधना नहीं चाहते राजनीतिक दल फिलहाल ये बना के, या किसी भी पार्टी से एफिलिएट होकर किसी भी ढंग से। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है अभी इस समय। बिल्कुल। और हम इसी काम पे फिलहाल ध्यान दे रहे हैं। एक और बात है कि मीडिया में मुझे उतनी कवरेज नहीं दिखती है। छात्र आंदोलनों की बात हो या वो छात्रों की समस्याओं को लेकर के बात हो, इतनी तमाम समस्याएं, लेकिन फिर भी मीडिया में कवरेज नहीं दिखती। आप कैसे सोचते हैं? तो मीडिया, भारत का जो मीडिया है वो इस वक्त जो है ना पीएमओ का एक्सटेंशन है। हाँ, समझ गए? पूरे सरकार का भी नहीं, पीएमओ का एक्सटेंशन। पीएमओ का। जिस दिन प्रधानमंत्री चाहेंगे कि अमित शाह को बदनाम किया जाए, उस दिन मीडिया अमित शाह को भी बदनाम करने लग जाएगी। ऐसा है। ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार की या बीजेपी की या बीजेपी का कोई भी आदमी जो चाहेगा मीडिया में चलने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक आदमी है, सबका मालिक एक है, उस एक का मालिक दो है। और यही लोग हैं जो इस वक्त देश को चला रहे हैं। और ये जो मीडिया है, मीडिया का बड़ा वर्ग जो है आज वहीं से रेगुलेट हो रहा है पूरी तरह से। तो जब वहाँ से रेगुलेट हो रहा है तो वो क्या बेरोज़गारी की समस्या को दिखाएंगे और क्या हम लोगों की बात को लोगों तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल। उनके लिए तो हम खतरा हो जाएंगे, हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने लग गए वो लोग। तो वो तो मतलब उल जलूल मुद्दों को दिखाते हैं, बिना मतलब की चीज़ों में उलझा के रखते हैं पूरे देश को। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, पढ़ाई कमाई दवाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, असल मुद्दा जिस पर हम बात कर रहे हैं, असल में तो इस पे बात होनी चाहिए, दिन रात इस पे बात होनी चाहिए मीडिया। बिल्कुल। इस पे किसी को काउंटर करना है, काउंटर करे आके मुझे। बिल्कुल। कहे कि मैं गलत कह रहा हूँ, इसी पर बात कर ले। लेकिन ये भी नहीं चाहते वो चाहते ही नहीं है कि इन मुद्दों पर सवाल जवाब, बहस, संवाद, किसी भी तरह से पब्लिक नैरेटिव इस पर बने। इसलिए इन मुद्दों को नहीं दिखाया जाता है। लेकिन देखिए, देश का युवा खड़ा हो जाएगा ना, तो फिर इस मीडिया की भी औकात नहीं है कि इस बात को दबा ले। ये बहुत मशहूर कहावत है कि रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। क्रांति हो रही होगी तो उसको टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा। टीवी तो सिस्टम का हिस्सा है। तो ये यही होने वाला है। और इनको भी समझ में आ जाएगा भाई ये ठीक। आज के समय में देखिए क्या है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश मीडिया को लेकर भी है। मैं तो कई बार बोलता रहता हूँ, कई मीडिया में काम करने वाले लोगों को भी बोलता हूँ, भाई तुमको अंदाज़ा नहीं है कितना गुस्सा है। सरकार से ज़्यादा गुस्सा है। किसी दिन संसद मार्ग की जगह फिल्म सिटी में घुस जाएंगे सब यूथ। ये इनको समझ में आ जाएगा उस दिन। लोगों ने जो जहर बोया है इस देश में और जिस तरह से असल मुद्दों को दबाने का काम किया है ना, उसको लेकर जैसा आक्रोश है, इनको अंदाज़ा नहीं है क्योंकि अलग दुनिया में रहते हैं। इनको अंदाज़ा मिलता है जब कभी कभार फील्ड में निकलते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। उस समय भी इनको लगता है 4-5 लोगों को दबा दिया जा सकता, मुंह बंद कर दिया जा सकता, माइक हटा ले सकते हैं उनके सामने से। लेकिन इससे मुद्दा थोड़े खत्म हो जाएगा। तो ये मजबूरन इनको भी ट्रैक पे आना पड़ेगा। यूथ मूवमेंट जो इस देश का होगा वो आज की जो ये मीडिया है इसको भी सुधार के रख देगी। बिल्कुल। अभी हाल में ये एक जो नई चीज़ उभरी है कि जब से सोशल मीडिया आया है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी एक जो शब्द ट्रेंड हुआ है। आपको लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि यूथ के अंदर एक कहीं ना कहीं वो वही व्हाट्सअप वाला ज्ञान और वो कन्विंस हुए हैं उस बात से जो पॉपुलर उनका एजेंडा है, मीडिया का हो या फिर गवर्नमेंट का हो या फिर राजनीतिक पार्टियों का हो। नहीं, सही बात है। देखिए, दिन रात अगर एक ही चीज़ दिखाया जाएगा लोगों को, व्हाट्सएप पे जो मिलेगा, फेसबुक पे जो दिखेगा, टीवी पे जो दिखेगा, सब एक चीज़ दिख रहा है उसको। टीवी पे दिखाया जा रहा है कि क्या बाइडेन और पुतिन मानेंगे मोदी का फैसला। अब बताइए, हमारा टीवी ये दिखा रहा है कि क्या बाइडेन और पुतिन यूक्रेन रूस युद्ध में मोदी का फैसला मानेंगे। कोई सिर पैर नहीं, लेकिन टीवी दिखा रहा है ये बात। बिल्कुल वो टीवी जिसकी रीच सबसे ज़्यादा है, वही चीज़ उसको व्हाट्सएप पे मिल रहा है, वही चीज़ उसको फेसबुक क्यों नहीं मानेगा भाई? वो आम आदमी है देश का। बिल्कुल। वो अखबार से, टीवी से, इन्हीं चीज़ों से नॉलेज लेता है, जानकारी लेता है। हमारी बात तो पहुंचती नहीं है लोगों तक। बिल्कुल। हमारी बात किस तक पहुंच रही है? हमारे पास तो है नहीं 50,000 करोड़ रुपया। उतना रुपया होता जितना इनके पास है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, तो हम भी एक सप्ताह में सारी बातें लोगों तक पहुँचा देते। तो हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं है। आम लोग भी जो है वो हम जैसे लोगों की मदद नहीं करते हैं।
और फिर वो उम्मीद करेंगे कि हम उनकी न्याय की लड़ाई भी लड़ें। तो यहाँ पे तो लोग क्यों नहीं, लोग तो गुमराह हो रहे हैं ना, लोगों का कसूर नहीं है, लोगों को दिन रात वही दिखाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में दिन रात बताया जाता है कि किम जोंग जो है वो देवता का रूप है। नॉर्थ कोरिया के लोग मानते हैं इस बात को। आप हंसते हैं, आप ज़्यादा हंसेंगे तो नॉर्थ कोरिया वाले आपको पकड़ के जो है थकूच देंगे कि हमारे किम जोंग के बारे में ऐसे कैसे बोलते हो। जितने लोग नॉर्थ कोरिया की आलोचना करते हैं वो सबको बोलते हैं कि अमेरिका का दलाल है इसीलिए आलोचना कर रहा है। सुनते ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लोग अब क्या, वो कम सोचने समझने की शक्ति है? ओलंपिक में हमसे कम मेडल जीतते हैं क्या? नहीं। लेकिन नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया को भी नहीं पता कि वो नॉर्थ कोरिया बन गया है। उसी तरह भारत के लोगों को भी नहीं पता है कि वो नॉर्थ कोरिया बन गया है। दिक्कत यहाँ पे है, इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ एट द एंड कि छात्रों को आखिर करना क्या होगा। वो सड़क पे भी कई बार आते हैं, सड़क पे आते हैं, इतना आंदोलन करते हैं और इसके बाद जैसे अभी हाल में हुआ बिहार वाला, एक कमेटी बना दी। सरकार को भी मसला पता है, आपने अभी कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी, सरकार को भी पता है कि करना क्या है, जबकि वो कमेटी बना के रफा दफा कर देती है और छात्र फिर पीछे हट जाते हैं। छात्रों को असल में करना क्या होगा ताकि ये बात छात्रों तक पहुँचे कि ये मूवमेंट कैसे आगे बात बने या उनकी बात आगे कैसे आए? देखिए, छात्रों को ये समझना होगा कि उनके साथ जो हो रहा है, डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो बेरोज़गारी की समस्या के कारण, वो इस सरकार की नीति और राजनीति के कारण हो रहा है। वो किसी विभाग के प्रशासनिक चूक के कारण नहीं हो रहा। पहली बात ये। दूसरी बात, इसको अगर ठीक करना है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा। बैठे रहने से कभी ठीक नहीं होने वाला है। पूरी उम्र गुजर जाएगी, निकल जाएगा, बेरोजगार रह जाएंगे। इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा छात्रों को। और उस तरह के आंदोलनों में जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो खुद अगर नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम इस तरह से जो लड़ रहे हैं उनका साथ देना पड़ेगा, उनकी बात 100 लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। इस तरह के आंदोलनों में सड़क पे उतरना पड़ेगा, तभी जाके वो बदलाव होगा। और वो जैसा आपने कहा अभी कि अलग अलग मुद्दों पे छात्र युवा सड़क पर उतर रहे हैं और ये सरकार अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मौक़ों पे उस प्रोटेस्ट को ठंडा भी करते रहेगी, मुझे पता है। लेकिन इसकी एक सीमा है। ये ट्रेलर था जो अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का हुआ। हो सकता है ऐसा 1-2 बार और हो, और धीरे धीरे अगले साल 1.5 साल में बिल्कुल एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो सस्टेन्ड मूवमेंट होगा। इस किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। और उस यूथ मूवमेंट के सामने इस सरकार को, इस मीडिया को, सबको झुक जाना पड़ेगा। ये स्थिति बनने वाली है। अच्छा, एक बात है जो मुझे लगती है कि जब मैं देखता हूँ कि छात्रों की ये समस्याएं हैं, देश में किसानों की अपनी समस्याएं हैं, बैंक कर्मियों की अपनी समस्याएं हैं, जब फॉर एग्जांपल के तौर पे कि किसान अपना आंदोलन कर रहे होते हैं तो मैं छात्रों को उसमें एक्टिव भूमिका निभाते हुए नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि जब तमाम आंदोलन है, तमाम मुद्दे हैं, तो छात्रों को भी एक दूसरों के मुद्दों पर आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैंने शुरू में जो बात कही ना, देखिए बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में जब तक अपने गर्दन पे तलवार नहीं लटकती है तब तक लोगों को समझ में नहीं आता कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है। मतलब दूसरे के साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ आप बोलते रहो तो आपको लगेगा कि ये तो मतलब राजनीति कर रहा है। बिल्कुल। मतलब जितने लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं सब राजनीति कर रहे हैं। तो सरकार में एक बैठा हुआ आदमी है, वही बस सत्संग कर रहा है, वो राजनीति नहीं कर रहा। बाकी जितने लोग सरकार से सवाल पूछते हैं सब राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन अपने गर्दन पे तलवार लटक जाए उस दिन हम तिलमिला जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो ये सबके साथ हो रहा है और यही बात मैं पिछले 3 सालों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक दूसरे के अन्याय में साथ खड़ा होना शुरू करिए। अगर आप साथ खड़े नहीं होंगे एक दूसरे के इनजस्टिस में तो बारी बारी से सब लोग मारे जाएंगे, सबकी बारी आएगी, सबके साथ अन्याय होगा। तो मैं तो देख रहा हूँ आपके लोग साथ खड़े हो रहे हैं। बेरोज़गारी के मुद्दे पे बैंक कर्मी भी साथ खड़े होते हैं। और जब बैंकों का निजीकरण हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो बेरोज़गार युवा भी उनके कैंपेन में पार्टिसिपेट किए। हमने दोनों को एकजुट करने की कोशिश भी की कि लोग एक दूसरे के बारे में मुद्दों पे बोले। ऐसा हो रहा है। आज देखिए बेरोज़गारी के मुद्दे पर जो किसान आंदोलन के लोग थे वो लोग भी बोलते हैं। तो ये बदल रहा है। ये स्थिति थी पिछले 6 महीने 1 साल में, काफ़ी कुछ बदल रहा है इस देश में। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब युवाओं का आंदोलन खड़ा होगा तो उस आंदोलन में सिर्फ युवा ही नहीं, देश के नागरिक हर वर्ग के, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, सब लोग मिलजुल के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे आखिरी बात बताइए अनुपम जी कि आपका आगे के लिए क्या कुछ नया चीज़ या प्लानिंग या कैसे और स्ट्रेटजीज को और बेहतर करने की आप जो कर रहे हैं? नहीं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से, युवा हल्ला बोल मूवमेंट के माध्यम से जितने भी
यंग लीडर्स इस देश में हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में अलग अलग हिस्सों में नेतृत्व क्षमता रखते हैं, जो समझ रखते हैं और निडरता से लड़ सकते हैं आज के समय में। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन लोगों को साथ लेके हम पूरा एक अधिवेशन करेंगे आने वाले समय में, अगले महीने 2 महीने में, और उस अधिवेशन के जरिए आगे की रूपरेखा भी बनाएंगे। और उसमें मुख्यतः यही होगा कि ये जो अलग अलग वर्ग हैं जो लड़ रहे हैं अपने अपने, कोई रेलवे भर्ती के लिए लड़ रहा है, कोई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ रहा है, कोई रेलवे में IRMS के लिए लड़ रहा है, कोई NTPC ग्रुप डी के लिए लड़ रहा है, कोई सिपाही में भर्ती के लिए लड़ रहा है, कोई SSC के लिए लड़ रहा है। इन सबको साथ आके, ताकि सभी, देखिए सबको न्याय तभी मिलेगा जब सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। बिल्कुल। और वो करने की कोशिश हो रही है। और उस पूरी प्रक्रिया में हम साथ में यंग लीडर्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो लोग जो इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे सही ढंग से, और वो लोग जो इस देश में आने वाले समय में देश को एक बेहतर नेतृत्व देंगे, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। इसमें लगातार लगे हुए हैं। हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका। थैंक यू। आप सुन रहे थे मेरी और अनुपम जी की ये बातचीत। आप ये बातचीत और भी कई बार सुनते रहेंगे, और हम अलग अलग लोगों को छात्रों की समस्याओं पर, बेरोजगारी पर और तमाम छात्रों से शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द कैंपस न्यूज़। शुक्रिया।